हेलो वैद्यगण, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। मैं आज बात करने वाला हूँ वात प्रकृति के बारे में। ये हमारा प्रकृति लेक्चर सीरीज़ में तीसरा लेक्चर होगा, पार्ट 3। अभी तक हमने प्रकृति की बेसिक आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और निर्माण प्रभाव एट्सेट्रा बातें कर ली है। तो सीधा हम वात प्रकृति के बारे में बात करेंगे आज, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यज वी आर गोइंग टू टॉक। ओके, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द NCISM हमारे बच्चों को ध्यान में रखना है कि इन केस एग्ज़ाम में वात प्रकृति या प्रकृति का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर हमें चरक संहिता के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसके श्लोकाज और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो ये ध्यान में रखते हुए चरक संहिता का जो श्लोक है वो हम डिटेल में जाएंगे, और इसके अलावा सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो हम बात करेंगे, मगर जो यूनिकनेस है उनके अंदर वो देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग चरक संहिता के अंदर कि चरक संहिता में इतना ज़्यादा अच्छी तरह से प्रकृति को डिलीवर किया गया है, और वो बहुत ही ईजी होता है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ और द गुणास जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो सीधा हम श्लोक पहले पठन करेंगे और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन साथ साथ में ही देते जाएंगे। वात प्रकृति अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता, चरक विमान स्थान 8th चैप्टर। वातस्तु रूक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुषैन विशद। तो यहाँ पे 8 गुण जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं, और गुणों के आधार पर प्रकृति को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप अगर देखो तो ये बहुत ही इजी, लॉजिकल, इमेजिनेशन में इजी, एनालिटिकल, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चरक ऋषि ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है। तो फर्स्ट जो गुण है, तस्य रौक्षाद वातला रुक्ष अपचित अल्प शरीरः। यहाँ पे संधि विच्छेद ध्यान में रखना है। कई सारे बच्चे पचित सिर्फ इतना ही लगते हैं, यहाँ पे अपचित। आई एम रिपीटिंग, रुक्ष अपचित अल्प शरीरः प्रतत रुक्ष क्षाम सन्न सक्त जर्जर जागरूकाश्च भवन्ति। यहाँ पे कई बार सन्न की जगह पे भिन्न ऐसा भी बाद पोट होता है, यहाँ पे मतलब पाठ वेदांतर है। तो रुक्ष गुण की वजह से जस्ट इमेजिन हम कर सकते हैं कि रुक्ष की वजह से शरीर के अंदर कैसे एग्जीक्यूट होते होंगे बिहेवियर और द फिजियोलॉजी। और जब भी हम प्रकृति पढ़ेंगे 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक फिजिकल अपीयरेंस, सेकंड फिजियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन, द थर्ड मेंटल एग्जीक्यूशन। तो ये 3 चीज़ जो है वो मिल के हमारी प्रकृति को डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो गुण दिखा है वो है शरीर का अपीयरेंस, यानी कि बॉडी अपीयरेंस जो है वो देखा है। सेकंड स्वर के ऊपर ध्यान दिया गया है, एंड थर्ड जो है वो मेंटल कंडीशन के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो तस्य रौक्षाद वातला, रुक्ष गुण से वात प्रकृति के अंदर क्या रिफ्लेक्शन होगा। तो बॉडीली अपीयरेंस के अंदर फर्स्ट रुक्ष यानी ड्राइनेस होगा, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस जो स्किन के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। तो रुक्षता जो है वो स्किन के ऊपर दिखेगी, ड्राई रहेगी, मॉइस्चर बहुत ही कम होगा। और ऐसी सीज़न हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रकृति जब भी आप इमेजिन करो, जब भी आप जस्ट एनालाइज करो पेशेंट के अंदर, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर हमें देखना है। तो फर्स्ट स्किन के अंदर रुक्षता मतलब सिर्फ वहीं पे हमें स्टॉप नहीं हो जाना है, या अपने थिंकिंग को बंद नहीं करना है, क्योंकि रुक्ष वहाँ पे लिखा है रुक्ष शरीर। तो रुक्ष शरीर मतलब जो स्किन है वो ड्राई होगी, डेफिनेटली वो अंडरस्टैंडेबल है। मगर क्या वात प्रकृति के पर्सन को हर बार रुक्ष रहेगी? नहीं। हर बार उसको बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस, रफनेस वो देखेगी? नहीं होगा। तो ये हमें देखना है कि कौन कौन सी इन्फ्लुएंस जो है वो रुक्षता को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है वात प्रकृति का अगर रुक्ष आहार बहुत ही ज़्यादा लेगा तो उसका रिफ्लेक्शन उसके स्किन के ऊपर दिखेगा, और मॉइस्चर बहुत ही कम होगा, और उसकी वजह से ड्राइनेस दिखेगी। सेकेंड, ऐसी कई सारी सीज़न है जिसके अंदर नेचुरली रुक्षता बढ़ती है। फॉर एग्जांपल विंटर। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यूनिवर्सली मतलब हमारे जो एरियाज़ के अंदर जो विंटर होती है तो
होंठ फट जाते हैं, हाथ पैर फट जाते हैं, स्पेशली पैर हील जो है वो फट जाती है, हमारी स्किन जो है बहुत ही ड्राई हो जाती है, हमें मॉइस्चर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत मतलब हर किसी को ये एग्जीक्यूट सिम्टम्स दिखते हैं, मगर वात प्रकृति को ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हमें ध्यान में रखनी है। तो रुक्ष से, रुक्ष शरीर से रुक्षता दिखेगी, मगर नॉट ऑलवेज। अगर वो सही तरीके से पथ्य पालन करेगा, जो है वो स्निग्ध द्रव्य यानी कि घी, दूध, तेल एक्सेट्रा, मक्खन, ये सारी चीज़ें अगर लेता रहेगा तो रुक्ष शरीर उसके अंदर दिखने के चांसेस बहुत कम है और वो सर्वाइव भी कर पाएगा। और यही हमारा मेन मोटो है प्रकृति को जानने का। ओके, तो रुक्ष शरीर मतलब ड्राइनेस ऑफ द बॉडी, अपचित एंड अल्प शरीर, ये दोनों साथ में चलेंगे। तो अपचित एंड अल्प, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दी पचित। तो व्हाट इज पचित? पचित इन जनरल और द ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम ऐसा मानते हैं कि डाइजेशन अच्छा होगा तो पचित बोला जाएगा, और अपचित मीन्स डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। ओके, मगर उससे भी आगे जाके हमें देखना है इन द मेटाबॉलिज्म देयर इज़ अ टू प्रोसेस, दैट इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे पचित मीन्स न्यूट्रिशन डिलीवर होना टू पर्टिकुलर टिश्यूज़, जो हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है धातु पोषण। तो पचित मतलब अच्छी तरह से धातु पोषण होना, और अपचित मतलब धातु पोषण अच्छी तरह से नहीं होना, यानी कि जिस तरह से धातु का रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरह से डिलीवर नहीं होगा। और शुरुआत उसका कहाँ से होगा? इन दी डाइजेशन। जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो डाइजेशन होगा वहाँ पे बिकॉज ऑफ वात प्रकृति विषमाग्नि रहने वाली है और क्रूर कोष्ठ रहने वाला है, तो वहीं से अपना डाइजेशन वीक होता या माल न्यूट्रिशन होता या लेक ऑफ एब्सॉर्प्शन होना, असिमिलेशन कम होना, तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती वहीं पे और अल्टीमेटली एंड्स इन अ सेल फिजियोलॉजी। तो एनाबॉलिज्म मतलब एनर्जी जनरेशन होना और टिश्यू का नरिशमेंट होना। तो अपचित मतलब वहाँ पे एनाबॉलिज्म जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। कंपैरेटिवली आई एम सेज, ओके, दैट मीन्स दे आर नॉट अ माल न्यूट्रिश्ड पर्सनस। ओके, वात प्रकृति वाले माल न्यूट्रिश्ड पर्सन नहीं होते, मगर उनके जो धातुज होते हैं, 7 धातुज, वो सही तरीके से सही फॉर्म में जितनी क्वांटिटी में चाहिए और जैसी क्वांटिटी में चाहिए वैसे नरिश नहीं होते, और इसीलिए उसको बोला जाता है अपचित। और अगर धातु पोषण नहीं होता तो बल्क नहीं होगा, और बल्क नहीं होगा तो वेट नहीं होगा, और अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स दैट इज़ अ अल्प शरीर, यानी कि दिखने में पतला सिकुड़ा वैसे दिखेगा, यानी वी कैन से कृशकाय। तो रुक्ष गुण की वजह से क्या होगा? एक तो ड्राइनेस ऑफ द बॉडी, सेकेंड अपचित, नॉट गेटिंग अ प्रॉपर नरिशमेंट टू द धातु, एंड थर्ड इज अल्प शरीर है, जैसे कि धातु पोषण नहीं होगा तो इट लीड्स टू दी कृशकाय। तो ये चेन रिएक्शन है, वो हमें देखना है। द नेक्स्ट वन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्वर, वॉइस। प्रतत, रुक्ष, क्षाम, सन्न और भिन्न, सक्त, जर्जर स्वर। प्रतत मीन्स फॉल डाउन। जैसे ही हम बात करते हैं तो कंटिन्यूस बोलने में या कंटिन्यूस बात करने में सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, और सेंटेंसेस बोलते बोलते थोड़े वर्ड्स जो होते हैं वो पोज हो जाते हैं या आवाज़ नहीं निकलती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ प्रतत रुक्ष क्षाम सक्त, तो सन्न सक्त जो है आपको सुनाई नहीं दिया होगा, तो उसको बोलते हैं प्रतत। वहाँ पे फॉल डाउन हो जाता है, वर्ड्स या लिप सिंक होता है मगर आवाज़ नहीं निकलती, बिकॉज लेक ऑफ द स्ट्रिंग्स वाइब्रेशंस। जो वोकल कॉर्ड में स्ट्रिंग्स रहती है वो वाइब्रेट नहीं होती अच्छी तरह से, तो आवाज़ बाहर नहीं आ पाती। इट्स कॉल्ड एज अ प्रतत। देन सेकंड इज अ रुक्ष। रुक्ष मीन्स ड्राई, रफ वॉइस। यू आप इजीली इमेजिन कर सकते हो, कई लोगों के रफ जो है वॉइस रहते हैं, ड्राई वॉइस रहते हैं। फॉर एग्जांपल रानी मुखर्जी, ओके, तो आप उसकी आवाज़ सुनोगे तो यू कैन से दैट इज़ अ रुक्ष। देन क्षाम। क्षाम मीन्स गला बैठ जाना, बोलते बोलते आवाज़ की टोन जो है वो चेंज हो जाना, यानी कि एक टोन में आवाज़ में बात चल रही है और अचानक से बिकॉज ऑफ स्ट्रेन ऑन द स्ट्रिंग्स ऑफ द वोकल कॉर्ड क्या होता है, वो वाइब्रेशंस थोड़े से कम हो जाते हैं और आवाज़ जो है वो उसकी पिच लो हो जाती है और आवाज़ चेंज हो जाती है। उसको बोला जाता है क्षाम, यानी कि गला बैठ जाना। भिन्न, यहाँ पे हम भिन्न को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट लगे, या सन्न, तो भिन्न मीन्स ब्रोकन वॉइस, ओके, यानी कि
थोड़े शब्द बोलेंगे, बीच में पॉज आ जाएगा, यानी वो थक जाएगा बोलते बोलते। ओके, प्रतहत रुक्ष क्षाम सन्नसक्त जर्जर जागरूकाश्च भवन्ति। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो जगह पे पोज आए हैं, तो वो पोज बोले जाते हैं भिन्न और सन्न, ब्रोकन वॉइस। द नेक्स्ट इज सक्त। सक्त मीन्स डिमिनिश्ड लो पिच वॉइस, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे बोला, प्रतत रुक्ष क्षाम सन्न सक्त। तो उसको जो बोलना होता है, यानी कि जो हाई पिच या लाउड वॉइस में बोलना होता है, वहाँ पे वो कम बोल पाता है, बिकॉज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं उसके हाइपर एक्शन में होते हैं, और उसकी वजह से आफ्टर सर्टेन टाइम इट बीइंग अ फटीग। नेक्स्ट इज जर्जर। जर्जर मीन्स इट्स लुक लाइक अ एज्ड पर्सन, यानी जो बुढ़ापे में जो लोग बोलते हैं या बुढ़े लोग जो बोलते हैं, आप उनको अगर नोटिस करो तो उनके वॉइस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गैप होता है वॉइस में, और जो सेंटेंस होते हैं वेल फॉर्म नहीं होते, कॉमा या जो फुल स्टॉप है वो सही जगह पे नहीं होते, और उनके वर्ड्स जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बोले जाता है जर्जर, यानी वॉइस को बोला जाता है जर्जर, यानी थका हुआ। या आप इमेजिन कर सकते हो पेशेंट्स के दौरान, जब आप आईसीयू में पेशेंट है और उसके साथ में अगर आप बात करते हो, तो वो कैसे धीरे धीरे आप मूवीज़ के अंदर इमेजिन कर सकते हो कि वो लास्ट में जब पुलिस इंक्वायरी करने आती है, तब जो पेशेंट होता है वो बहुत ही जोर लगा के बोलने की कोशिश करता है मगर नहीं कर पाता, तो उसको बोला जाता है जर्जर स्वर। उसके बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटल एक्टिविटी फॉर द वात प्रकृति इस जागरूकाश्च, यानी ओवर अलर्टनेस, ओवर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होना या अलर्ट होना बहुत ही अच्छा है, मगर यहाँ पे वात प्रकृति वाले होते हैं वो ज़्यादातर ओवर अलर्ट होते हैं। ओके, ओवर अलर्ट इन द सेंस कि उनको स्पेशली जब आप रात को सो जाते हो तो गहरी नींद होती है, मगर वात प्रकृति वाले कैसे होंगे कि थोड़ा सा आवाज़ हुआ तो तुरंत उठ गए, लाइट चालू हुई तो तुरंत उठ गए, दरवाज़ा खुला तो तुरंत उठ गए, तो वैसा होता है। फिर अचानक से जैसे कि अगर वो कुछ कॉन्सेंट्रेटेड वर्क कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी काम के अंदर वो है, और जैसे ही कुछ आवाज़ सुनते हैं तो वो तुरंत ही अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं और कॉन्शियसली दूसरी चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपर एक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, वहाँ पे के जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जो क्रिएट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज के साथ क्रिएट होते हैं, और उसके साथ में क्या होगा, अगेन जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और कहीं पे भी न्यूरॉन्स का जंक्शंस होता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं, और उसकी वजह से एक हफजार्ड मूवमेंट और हफजार्ड रिएक्शंस वात प्रकृति वालों के आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हो कि अगर जागरूकाश्च रहेगा, ओवर एक्शन ऑफ न्यूरॉन्स रहेगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो ओवर सिक्रेशन होते रहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता रहेगा, तो क्या होगा, न्यूरॉन्स जल्दी से थक जाएंगे, मसल्स जल्दी से थक जाएंगे, और अल्टीमेटली जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स होगा वो आफ्टर सर्टेन टाइम, मतलब एज के हिसाब से वो जल्दी से डिमिनिश हो जाएगा। और अल्टीमेटली जब वात प्रकृति वाले अगर आप देखते हो तो उसके अंदर एक चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी, वो है मेमोरी लॉस या मेमोरी कम हो जाना। अगर आप आगे देखेंगे तो वो अल्टीमेटली ऑलरेडी कह रहे हैं कि मेमोरी उनकी कम होती है, मगर बिकॉज ऑफ जागरूकाश्च और उसको अगर टैकल नहीं किया गया तो आगे जाके मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पेशली एंग्जाइटी और लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जागरूकाश्च, ओवर अलर्टनेस अच्छी बात नहीं है, उनको कैसे टैकल करें वो देखना चाहिए। और बिकॉज ऑफ ओवर अलर्टनेस अगर वो कंटिन्यू रहता है तो दे आर बिकम मोर इरीटेटेड, और इरीटेशन की वजह से ज़्यादातर उनकी फिजियोलॉजी भी बिगड़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट गुण इज लघु। तो लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार व्यवहार। तो बिकॉज ऑफ लाइटनेस, अभी लाइटनेस को कैसे समझे, कैसे हम लाइट या जो बोलते हैं लघु, यानी वेट के अंदर कम होना। ओके, तो इन मॉडर्न साइंस और अभी के सिनेरियो में तीन जो हमारे पदार्थ जो होते हैं, या वी कैन से मटेरियल्स, तो 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल इज देयर, वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज गैसियस। तो इन तीनों चीज़ों में अगर आप देखने जाए तो वेट के कंपैरिजन में गैसियस इज़ द लाइटेस्ट थिंग, द प्रवाही इज़ मोर देन द गैस, एंड द सॉलिड इज़ द हैवीएस्ट। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंसेस क्या होगा,
तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है, जितना डिस्टेंस मॉलिक्यूलर के अंदर ज़्यादा होगा उतना वो पदार्थ जो होगा, पर्टिकुलर थिंग मटेरियल, वो लाइट होगा। ओके, तो वायु के अंदर नेचुरली मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से उसकी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की हायर लेवल पे रहती है। यू कैन सी ईजिली कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो वो उबलना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली भाप बन के वो निकल जाता है, ऑपरेट हो जाता है। तो क्या होता है वहाँ पे, तो पानी की जो मॉलिक्यूलर होते हैं वो ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली वो डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं, और डिस्टेंस जैसे क्रिएट करते हैं इट बिकम अ भाप और दी स्टीम। तो स्टीम बन के अल्टीमेटली वो सेटल नहीं होते और क्या होता है, वो एवोपरेट हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि पानी एक ही जगह पे है, मगर जैसे ही उसको गर्म किया, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया, वो स्टीम के अंदर होगा और जैसे ही स्टीम बनती है उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है। ओके, तो जैसे ही लघु जो है यानी कि लाइटनेस, वो अल्टीमेटली मूवमेंट्स को इंक्रीज करेगा। ओके, तो लघु चपल, फर्स्ट लाइटनेस ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली, द सेकेंड इज ए चपल। चपल मीन्स अनस्टेडीनेस ऑफ द मूवमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लेक्चर दे रहे हैं तो हमारे हाथ जो होंगे एक सिंक्रोनाइज वे में सामने वाले को समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, मगर वाद प्रकृति वाले को क्या होगा कि वो स्टेडी रहकर अपने जो बिहेवियर है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो जैसे बैठा होता है ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा, फिर ऐसे करेगा। नॉर्मली उसका जो मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट होता है वो अनस्टेडी दिखाई देता है। नॉर्मल अगर आप बैठे हो तो उसका पैर हिलाना या हाथ हिलाना, ऐसे करना, या कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ द पोजीशन व्हाइल द सिटिंग इन द वन पोजीशन, तो ये चपल गति दिखाई देती है। द सेकेंड इज चेष्टा आहार व्यवहार। चेष्टा मीन्स द फिजिकल एक्शन और द मस्कुलोस्केलेटल एक्शन, कि जिसके अंदर पूरे बॉडी का एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल मूवमेंट्स देखी जाती है, या तो वो है चेष्टा, वो अगेन चपल होगी। देन आहार, उसका वे ऑफ ईटिंग जो होगा वो अगेन अनस्टेडी होगा। ओके, पहले धीरे धीरे खाएगा, चबा के खाएगा। अगर उसका ध्यान बातों में लग गया या किसी से बात कर रहा है तो उसका जो खाने की रिदम होगी वो पूरी चेंज हो जाएगी। अगर वो टेंशन में है, एंग्जाइटी में है, तो उसका फास्ट खाना शुरू हो जाएगा। तो चपल आहार यानी कि उसकी आहार लेने की जो रीत होगी वो भी चेंजेबल होगी या अनस्टडी होगी। देन व्यवहार, व्यवहार मीन्स गिव एंड टेक रिलेशन। ओके, गिव एंड टेक रिलेशन के अंदर क्या होगा, व्यवहार में चपल व्यवहार, यानी कि अगर आप उसको कुछ दे रहे हो तो ज़रूरी नहीं आप ऐसा आशा मत रखना कि वो सामने से आपको कुछ रिवर्ट करेगा। ओके, वो आपको कुछ न भी दे और देगा तो वो आपके ज़रूरी हो या ना हो, इट्स नॉट नेसेसरी, तो उसका चपल व्यवहार होगा। और सेम एज इट इज़ माइंड पे व्यवहार बहुत ही जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो माइंड के ऊपर क्या होता है, ज़्यादातर हम कोई भी किसी से के साथ बात करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर भी गिव एंड टेक चलता है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो तू सामने वाला समझ रहा है, सामने वाला बात कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, एक रिलेशन बॉन्ड क्रिएट होगा। मगर बात वाला क्या करेगा, वो अपनी बात कहेगा और अपनी बात सामने वाले को सही ही लगे ऐसा मनाने की कोशिश करेगा, भले ही वो चाहे कितना भी गलत हो। ओके, वो अपनी गलती नहीं मानेगा कभी भी। अगर उसकी गलती होगी तो भी वो ऐसे बहाने या ऐसे ही बातें क्रिएट करेगा जो सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, मगर सामने वाले को भी पता होगा कि ये बातें सही नहीं है। ओके, फिर भी वो अपना ट्राई नहीं छोड़ेगा और कभी भी बैंड डाउन यानी कि अपना बोलना या अपना शारीरिक बैंड डाउन होने की कोशिश नहीं करेगा, झुकेगा नहीं साला। वो पुष्पा का जो डायलॉग है वो प्रकृति वाले पे प्रॉपरली सूट होता है। ओके, तो शारीरिक वे पे भी ध्यान रखना है, वो एकदम सीना तान के खड़ा रहेगा, चाहे वो गलती ही कर रहा हो चाहे गलत हो, डजेंट मैटर। और वैसे ही अपनी बातें रखने में या अपनी आइडियाज़ रखने में, चाहे सही हो गलत हो, डजेंट मैटर, वो अपना काम करेगा। ओके, उसको बोलते हैं चपल व्यवहार। और इसकी वजह से ही उनके जो वाद प्रकृति वाले के रिलेशंस हैं वो ज़्यादा नहीं टिकते हैं। वो सुश्रुत संहिता में ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे, वो देखेंगे आगे। देन चल गुण से क्या होगा, चलत्वाद, यानी कि ऑलरेडी मूव हो रहा है। ओके, वहाँ पे जो मूवमेंट हो रही थी वो बिकॉज ऑफ लघु गुण की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी मूव हो रहा है, यानी वो ट्रैवल हो रहा है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक जगह पे जनरेट हुए और ट्रैवल होकर दूसरी जगह पे गए, तो इट्स अ चल गुण। तो चलत्वाद अनअवस्थित, ओके, नॉट
प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर क्या होगा, संधि, तो उनकी संधि की मूवमेंट जो होगी, जॉइंट मूवमेंट, वो इम्प्रॉपर होगी। अक्षी यानी आइज़, ओके, यानी उनके जो आई बॉल्स होगी, उनकी मूवमेंट जो होगी वो अनस्टेबल होगी। देन ब्रू, आईब्रोज, ओके, आईब्रो अगेन इट्स अ स्टोलन वर्ड फ्रॉम द संस्कृत, दैट इज़ ब्रू और ब्रो, ओके, आईब्रो। तो ब्रू जो है उनकी वो अनस्टेबल होगी, यानी फेशियल एक्सप्रेशंस जो होंगे वो अनरियलिस्टिक, अनरिलेटेड, अनप्रैक्टिकल, ऐसे उनके रिएक्शंस होंगे। हनु यानी जॉ या चिन, तो उनके कंटिन्यूसली अनवस्थित गति होती रहेगी, यानी कंटिन्यूसली ऐसा ऐसा मूवमेंट उनका जो होता है वो कई लोग करते हैं। देन ओष्ठ यानी बोलते वक्त या नॉर्मल भी बैठे बैठे उनका ये जो मूवमेंट ऑफ द लिप्स है वो अनस्टेबल होगा या इम्प्रॉपर होगा। जिह्वा, उनका मूवमेंट इम्प्रॉपर होगा खाते वक्त या बोलते वक्त भी, या बात बीच बीच में अगर आप देखो तो ऐसे करने की आदत होगी उनको, बिकॉज ऑफ रुक्षता ऑब्वियसली जो लिप्स है वो ड्राई होते रहेंगे, तो वो ट्राई करेंगे कि उसको मॉइस्चराइज रखें, ऐसे करके वो रिफ्लेक्ट करते हैं। देन शीर, अनवस्थित शीर, यानी अपने शीर को जो होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा ऐसे ऐसे, ज़रूरी नहीं उसका जो मसल्स होते हैं यहाँ के सारे वो फटीग हो जाते हैं और जल्दी से थक जाते हैं, इसकी वजह से उसको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग चाहिए होता है। सेम एज इट इज़ कंधा, यानी अपना कंधा, वो बीच बीच में ऐसे ऐसे, कई लोगों को ऐसे हैबिट होती है, ओके, तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। देन पानी एंड पाद, कई लोगों को ऐसे ऐसे करने में होता है। अभी के सिनेरियो में जो एक नया चालू हुआ है कि पेन रख के ऐसे ऐसे गोल घुमाते हैं, तो वो भी एक अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ द चलक होना। अनवस्थित पानी और पाद यानी अनवस्थित फिट मूवमेंट, इम्प्रॉपर फिट मूवमेंट, ऐसे कंटिन्यूसली अगर बेंच पे बैठे तो नीचे पैर पे ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आए या कुछ भी ऐसे मूवमेंट जो नॉट रियली नीडेड, वो ज़रूरी नहीं है, फिर भी उनका अननोइंगली उनको भी पता नहीं होता कि ये मूवमेंट हो रही है। देन बहुत्वाद, बहु प्रलाप कंडरा शीरा प्रताना, बहु मीन्स मोर और ज़्यादा, तो क्या ज़्यादा होने वाला है, फर्स्ट दैट इज़ प्रलाप। प्रलाप इटसेल्फ इज़ अ इररिलेवेंट स्पीच, यानी ज़रूरत न हो वो बोलना, तो वो क्या होता है यहाँ पे बहु, यानी बहुत ज़्यादा वो इररिलेवेंट बातें करता रहता है जो ज़रूरी नहीं है या अनरियलिस्टिक है या अननीडेड है, उस वक्त वो बात करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो ऐसी बातें करेगा जो सबके हिसाब से ज़रूरी नहीं होती। देन कंडरा एंड शिरा, तो कंडरा मतलब टेंडन्स और कटिल जो हमारे जॉइंट्स में होते हैं वो, और शिरा मतलब वेन्स, तो वो क्या होगा, ईजिली रिफ्लेक्ट होगा, यानी स्किन के थ्रू ईजिली यू कैन सी द शिराज एंड कंडरास, ओके। तो प्रताना इज़ अ मेटाफर। प्रताना मीन्स जो लीफ होता है उसके अंदर आप देखते हो तो वहाँ पे एक बीच में बड़ा सा वेन होता है और साइड में उसका बाइफर्केशन होता है, तो जस्ट बॉडी लुक लाइक दैट प्रताना पत्र, ओके। द नेक्स्ट इज़ अ शीघ्र, यानी फास्ट, जल्दी से, एक्साइटेड, ओके। तो वो एक्साइटेड कहाँ पे दिखेगा, तो शीघ्र समारंभ, क्षोभ, ये दोनों चीज़ें साथ में होगी। देन उसके बाद में आप कॉमा लगा सकते हो। शीघ्र समारंभ यानी क्षोभ, समारंभ मीन्स किक स्टार्ट, जल्दी से वो एक्साइट हो जाता है, यानी क्षोभ डिप्राइव्ड, ओके, जल्दी से वो अपने आप को शांत भी कर लेता है। यानी कि अगर कोई भी बात ऐसी हो जो ऐसा लगे कि चलो हमें कुछ नया काम करना है, चलो हमें ये टास्क करना है, ये एडवेंचर करना है, हमें घूमने जाना है या कोई प्लान बन रहा है, तो वात प्रकृति वाला वो जल्दी से तैयार हो जाएगा, यस यस वी कैन डू, यस वी हैव टू डू, हमें चलना चाहिए, हमें घूमना चाहिए वगैरह वगैरह। और थोड़े ही टाइम के बाद अरे यार नहीं जाना है, रहने दो, अभी चलेगा, एडवेंचर क्या करके गिर जाएंगे, ये करेंगे, मतलब कोई ना कोई बहाने के साथ में वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। अगर जैसे कि बोला गया है कि अगर आपको चलो अभी एग्ज़ाम आ रही है तो पढ़ने की शुरुआत करेंगे, तो आज रात को अभी 2-3 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ेगा, फिर उसके बाद में अरे यार छोड़ो बहुत अभी सिर दर्द उधर है, सो जाएंगे, कल सुबह उठ के पढ़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें उसकी रिफ्लेक्ट होती है। शीघ्र समारंभ, कोई भी काम हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें ऑलवेज वो अपने आप को रेडी दिखाता है और उसके बाद में तुरंत वो शट डाउन भी हो जाता है। और उसके बाद में शीघ्र विकार, तो ये हमारी इम्यूनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। विकार मीन्स विकार्य, कार्य मीन्स एक्शन, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिक एक्शन जो है उसके ऑपोजिट एक्शन शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे
फिजियोलॉजिकल एक्शंस जो है वो बिगड़ने शुरू हो जाती है, जिसको हम डिसीज़ या रोग, विकार ऐसे नाम देते हैं। ओके, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर सडनली कुछ चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल कोई भी सीज़न चेंज हुई, ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी, या हमने ठंडा पानी पिया उसके बाद में गर्म चाय पी, या एसी में बैठे और उसके बाद में धूप में जाने की ज़रूरत पड़ी, तो ये जो सडन चेंज होते हैं वो वात प्रकृति वाले सहन नहीं कर सकते, और उसकी वजह से क्या होगा, उनको कोई ना कोई सिम्टम्स, कोई ना कोई रिएक्शंस ऐसा निकलेगा, और इसीलिए ज़्यादातर उनको ऑटो इम्यून डिसीज़ जो है वो वात प्रकृति वाले को ज़्यादा होता है, जैसे कि स्किन डिसीज़, सोरियासिस, अर्टिकेरिया, या राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, देन टॉन्सिलाइटिस। तो ऐसे जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है हमारे, वो ज़्यादा उनको दिखते हैं बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इम्यूनिटी इन दी वात प्रकृति। देन शीघ्र त्रास, कॉमा शीघ्र राग, कॉमा शीघ्र विराग। तो शीघ्र त्रास मीन्स त्रास मतलब लिटरली इरिटेशन, तो जल्दी से इरिटेट हो जाता है। अगर उसको पसंद नहीं है ऐसी कोई भी बात, सिचुएशन या कुछ भी जो उसको पसंद नहीं है, लाइकिंग्स में नहीं है, तो वो तुरंत ही इरिटेट हो जाएगा। शीघ्र राग एंड विराग, राग मीन्स अटैचमेंट, विराग मीन्स डिटैचमेंट। तो वो जल्दी से अटैच हो जाता है कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन से, और इम्प्रेस हो जाता है कि अरे वाह बहुत ही अच्छा था, ये बहुत ही अच्छा था, या बहुत ही अच्छा पर्सन था, ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी, या ये बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहे, या अगर पेशेंट होगा तो ये बोलेगा ये डॉक्टर तो कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं, कितना अच्छी तरह से उन्होंने अपना पूरा दवाइयाँ वगैरह समझाई, वगैरह वगैरह। ओके, और अगर थोड़ी ही टाइम में वो सारी चीज़ें उसको रूल आउट नहीं होती तो वो तुरंत ही डिटैच हो जाएगा। हाँ, थोड़े टाइम के अगर बाद, जैसे कि पेशेंट की हम बात करें, पेशेंट को अच्छा नहीं हुआ 1 हफ्ते के बाद, तो तुरंत ही आने के बाद क्या बोलेगा, अरे सर आपने तो क्या दवाई दे दी, कुछ भी सही तरीके से अच्छा नहीं हो रहा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतनी महंगी दवाई थी, वगैरह वगैरह। तो पहले क्या बोला था, बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रेज़ किया था, उसके बाद में वही सेम चीज़ आपको क्या बोलती हैं, क्लेम करती है कि आप सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। ओके, तो इसे बोलते हैं शीघ्र राग एंड विराग, जल्दी से अटैच हो जाता है, जल्दी से डिटैच भी हो जाता है। देन शीघ्र श्रुतग्राहीन एंड अल्पस्मृति। श्रुतग्राहीन मतलब जैसे ही वो कुछ सुनता है उसको लगता है कि उसको समझ में आ गया। जैसे कि अभी कई लोग ऐसे ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि अरे वाह, ये तो पूरी वात प्रकृति मुझे समझ में आ गई, अभी तो मैं आराम से एग्ज़ाम में लिख सकता हूँ, या पेशेंट के ऊपर इजीली मैं डायग्नोस कर सकता हूँ, एट्सेट्रा। मगर वो एनालाइज नहीं करेंगे, रिपीटेशंस नहीं करेंगे ये सारे श्लोक और अपने वर्ड्स का, तो क्या होगा, अल्पस्मृतयः, अल्टीमेटली उनका जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न होता है वो बहुत ही फेड स्टेज के अंदर क्रिएट होता है। हाँ, जैसे कि फटाफट बन गया कि यस न्यूरोलॉजिकल पैटर्न वात प्रकृति का बन गया, यस मुझे समझ में आ गया, मगर जब भी इम्प्रिंट्स की ब्रेन के अंदर फिक्स होती है वो बहुत ही फेड स्टेज में होती है। तो अगर उसको उसके अंदर आपने रिपीटेशंस नहीं किए और उस फेड को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी रिकॉलिंग पावर है पर्टिकुलरली वो कम हो जाएगी, यानी वो रिकॉल नहीं कर पाएगा, डिलीवर नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फॉर एग्जांपल वात प्रकृति वाले एक पढ़ते हैं और उनको याद आ जाता है कि यस ये मुझे अभी पता चल गया, अभी मैं सीधा एग्ज़ाम में अगर बैठूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। जैसे ही वो लिखने बैठते, अरे यार क्या था वो, शुरुआत ही नहीं होगी, उसकी किक स्टार्ट ही नहीं होगी। ओके, तो उनको ध्यान में रखना है कि वो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाए। कैसे बनाएंगे, ओनली एंड ओनली रिपीटेशंस और रिविजन। देन शीत गुण से क्या होगा, शीत संधि विच्छेद ध्यान में रखें, शीत असहिष्णुव, यानी शीत को सहिष्णु सहन नहीं कर सकता, यानी जो कुछ भी चीज़ ठंडी है, एक्सट्रीम ठंडी, फॉर एग्जांपल बहुत लंबे समय तक एसी में बैठना तो सहन नहीं कर पाएगा, ठंडी की सीज़न वो सहन नहीं कर पाएगा, ठंडा पानी वो सहन नहीं कर पाएगा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी कोई भी चीज़ जो टेम्परेचर में बिलो दी एटमॉस्फेरिक लेवल हो, तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली अगर उसको सेवन करना पड़े तो वो सहन नहीं कर पाएगा। ओके, और इनकेस उसको सहन करना पड़ा तो तुरंत ही उसके जो नेक्स्ट वर्ड्स लिखे हैं श्लोका में वो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ अ प्रतत शीतको द्वेपक स्तंभा, यानी कि बहुत लंबे समय तक उसको ठंडी में रहना पड़ा, ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा हो, या लंबे समय तक एसी में रहना पड़ा, तो स्तंभ यानी स्टिफनेस बॉडी के अंदर आ जाएगी, या तो फिर प्रतत शीतको द्वेपक, उसको शिवरिंग जो है वो चालू हो जाएगी। ओके,
तो ये जो है मस्कुलो स्केलेटल जंक्शन जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे वो बिकॉज ऑफ शीत टेम्परेचर जो लो होता है उसको एग्रीवेट करने के लिए या टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए क्या होगा, वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्सेस आएंगे और अपने जो मसल फाइबर है उसको वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से हमें शिवरिंग फील होती है। मगर वो शिवरिंग जो है वो हमारा होम्योस्टेसिस है कि जहाँ पे वो शिवरिंग होता है, जहाँ पे जो अपने मसल फाइबर है एक दूसरे पर रब होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ रबिंग और फ्रिक्शन गर्मी क्रिएट होगी और जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने की कोशिश करेगा। वो एक बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है। ओके, इट्स कॉल्ड इज होम्योस्टेसिस प्रतः शीतकोद्वेपिक स्तंभ। देन परुष गुण से क्या होगा, परुष केश श्मश्रु रोम नख दंत नख दशन वदन पाणी पाद। तो यहाँ पे क्लियरली सिर्फ रफनेस की बात करी है कि इतने ऑर्गन्स या इतनी चीज़ों पे रफनेस दिखेगी। फॉर एग्जांपल केश हमारे बाल, देन श्मश्रु हमारे बियर्ड, देन रोम बॉडी हेयर, नख नेल्स, दशन दांत, वदन फेस एंड पानी पाम, पाद मीन्स फिट। ये जगह पे हमें रफनेस दिखेगी। मगर जैसे कि मैंने रुक्ष में बोला था, इट इज़ नॉट ऑलवेज बीइंग प्रेजेंट। वहाँ पे हर बार वो प्रेजेंट रहेगी ज़रूरी नहीं है। वो ऐसे कोई गुण का हमने सेवन किया या सीजन ऐसी है तो वहाँ पे रफनेस जल्दी से इंक्रीज होगी इन अ वात प्रकृति पर्सन। नेक्स्ट इज वैशद्यात। वैशद्य मीन्स क्लियर और द क्लीन। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक अ ग्लास यानी कि कांच। ओके, तो मिरर के ऊपर देखो तो उसका सरफेस जो होता है एकदम क्लियर जो रहता है उसको बोला जाता है वैशद्यात। तो बिकॉज ऑफ वैशद्य स्फुटित अंग अवयव, उसके जो अंग और अवयव है, ओके, अंग यानी कि ज़्यादातर हमें फोकस करना है षडंग, ओके, लिम्स एंड ट्रंक एंड हेड। तो वो अंग है जो स्फुटित यानी क्रैकिंग होंगे, ओके। तो वहाँ पे जल्दी से टूट जाना या फॉर एग्जांपल बोन्स का डिसलोकेट हो जाना, बोन मतलब जॉइंट्स में डिसलोकेट हो जाना, बोन्स का ब्रेक हो जाना, क्रैक पड़ जाना, ओके। जैसे ही कुछ सीढ़ी से उतर रहे, चुक गए और तुरंत ही वहाँ पे हेयरलाइन क्रैक आ जाती है, तो वो वात प्रकृति के अंदर ज़्यादा दिखा जाता है, ओके। और वहाँ पे नॉर्मली भी उनके जॉइंट्स के अंदर सतत संधि शब्दगामिनश्च भवन्ति, मतलब जॉइंट्स के अंदर चलते वक्त, मूवमेंट के वक्त वहाँ पे क्रैकलिंग वॉइस जो है वो निकलेगा, कट जैसा आवाज़ जो होता है वो। तो ये सारे लक्षण थे वात प्रकृति के। इसके बाद में उन्होंने बोला है इन जनरल उनकी लाइफ और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड ऑल वो कैसा होगा। तम एव गुण योगात वातला प्रायेण अल्पबल, स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी बिकॉज अपचित शरीर होगा और यहाँ पे अल्प शरीर होगा उसकी वजह से, और शीघ्र विकार, ये तीनों मिलके वहाँ पे अल्प बल को रिफ्लेक्ट करेंगे। देन अल्प आयुष, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कम होगी या अच्छी नहीं होगी, ओके। देन अल्प अपत्य मीन्स प्रोजेनी, बच्चे होना, ओके। तो वो बच्चे होना यानी आफ्टर द मैरिज जो उनकी प्रोजेनी होती है वो कम होती है बिकॉज धातु पोषण ऑलरेडी नहीं होता उनका, तो शुक्र धातु अच्छी तरह से नहीं बनती। फीमेल में ओवम जो होते हैं वो सही तरीके से नहीं बनते और अल्टीमेटली जो उनको कंसीव होने में थोड़ा सी दिक्कत होती है। इट नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज होगी, मगर पॉसिबिलिटीज़ है। अल्प साधन बिकॉज कॉन्सेंट्रेटली अपना काम नहीं कर पाते, विवरिंग माइंड होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम करने में या कोई भी अर्निंग करने में क्या होगा, वो नहीं कर पाएंगे। और अल्टीमेटली अल्पधन, तो अल्पधन होगा तो उसकी वजह से जो मटेरियल्स लाने होंगे या गाड़ी बंगला कार ऐसे जो कुछ भी चीज़ है उसको लेने के लिए डेफिनेटली पैसे चाहिए, तो वो कम होने की वजह से अल्प साधन भी रहेंगे उनको, ओके। तो ये था हमारा चरक संहिता के अनुसार वात प्रकृति। उसके बाद में हम देखेंगे सुश्रुत संहिता के अनुसार। तो इसके अंदर हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें देखनी है। एक है वात प्रकृति ही प्रजागुरुक ऑलरेडी आया, शीतद्वेषी ऑलरेडी आया, शीत असहिष्णु चरक संहिता के अंदर। दुर्भग, अभी यहाँ पे हमें देखना है कि सुश्रुत जो ऋषि थे वो थोड़े से ब्लंट थे, यानी कि सामने वाले को अगर बुरा लगे तो लगे, मगर आपको देखना है कि ये सारी चीज़ें उनको वात प्रकृति के अंदर दिखेगी। और वात प्रकृति वाले को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जाड़ा है और अच्छी तरह से ली है उनकी, ओके। तो वहाँ पे है दुर्भग,
यानी वो दिखने में अच्छा नहीं होगा, नॉट गुड लुक लाइक, ओके, अच्छा दिखने में नहीं होगा। देन स्तेन मीन्स चोरी करना, यानी कि वो क्लेप्टोमेनियक होने के चांसेस उनको रहते हैं। चोरी करना ऐसे एक साइकोलॉजी में एक डिसीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्लेप्टोमेनियक। तो वो अननोइंगली, अननेसेसरीली, अननीडेड, ओके, वो कुछ ना कुछ चोरी करते रहते हैं। जैसे कि कोई नॉर्मली आपकी क्लास में है तो उसके पास भले ही बुक हो मगर वो आपकी बुक चोरी करके ले जाएगा। उसको ज़रूरत नहीं होगी, वो बाद में शायद दे भी देगा, मगर फिर भी उसका एक हैबिचुअल रहता है माइंड का जो उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसकी वजह से वो अपना एक्ट दिखाता है, दैट इज़ अ चोरी करना, स्तेन। मत्सर्य मीन्स ईर्ष्या करना, तो बहुत ही ईर्ष्यालु होता है या एक दूसरे की अच्छी, मतलब दूसरों की अच्छी, वो चाहे फ्रेंड हो चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, डजेंट मैटर, उसकी ईर्ष्या निकली जाती है। देन अनआर्य, आर्य मीन्स पोलाइट, वेल मैनर्ड और एक आइडियल मैन जो सबके नज़रिए से अच्छा बिहेव करता है, अच्छा बोलता है, मीन्स जो सबकी गुड बुक्स के अंदर आता है, ओके, उसको बोलता है आर्य। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अनआर्य, यानी कि वो गुड बुक्स के अंदर इजीली नहीं आएगा, ओके। न तो वो पोलाइट होता है, न तो वो हम्बल होता है, न तो उसके वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सामने वाले को अच्छा हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसकी वजह से उसे अनार्य बोले जाते हैं। देन गंधर्व चित्त, गंधर्व चित्त मीन्स जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं, ओके, जिनको गाना अच्छा लगता है, जिनको डांस या जिनको एक्टिंग अच्छी लगती है, जो ड्रामा में ज़्यादातर अपने आप को पसंद करते हैं, तो उनको वो जो होता है उनको बोला जाता है गंधर्व चित्त। दे आर मोर फोकस टू दी आर्टिस्टिक थिंग, ओके, जो एग्जीक्यूट होता है, लाइव एग्जीक्यूशन जो दिखता है, तो उनको बोलते हैं गंधर्व चित्त। तो वात प्रकृति वाले को प्रोफेशनल अगर डिसाइड करना है तो यू कैन नोटिस दैट दे आर ऑलरेडी अ गंधर्व चित्त, तो उनको ये सारी आर्टिस्टिक चीज़ों में ज़्यादातर जाना चाहिए। स्फुटित कर चरण, अल्पवृक्ष, श्मश्रु, नख, केश, ये सब आ गया। देन क्राथी, क्राथी मीन्स हिंसाशील, ओके, वो जल्दी से फिज़िकल अब्यूज़ या मारना या गाली देना या मुंह से ऐसी चीज़ों में वो जल्दी से इन्वॉल्व हो जाता है, ओके, इसीलिए उसको बोला जाता है क्राथी। देन दंत खादी, तो इसमें दो मीनिंग निकल सकता है। एक दंत खादी मतलब दोनों दांतों का कटकटाना, जब रात को सो जाते हो तो दांत जो है वो अपने आप में मूव होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ TMJ, जो उसके जॉइंट्स होता है उसको अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं रख पाता आजू बाजू के मसल्स, तो वो दांत जो है वो कटकटाता है। और सेकेंड मीनिंग होता है कि नख को दांतों से खाना, ओके, नेल बाइटिंग जिसे कहते हैं, तो दोनों अंदर आ सकते हैं। देन अद्रुति, यानी रिटेंशन पावर जो होता है मेमोरी का वो कम होता है, जिसे अल्पस्मृति भी कहते हैं, ओके, और वी कैन से इंटेलेक्चुअल पावर जो होता है वो कम होता है। देन अदृढ़, यानी अपने डिसीजन या अपनी बातों पे वो दृढ़ से या स्ट्रांगली जो है वो अपने आप को रख नहीं पाता, ओके, या एग्जीक्यूट नहीं कर पाता स्ट्रांगली कि नहीं ये मेरी बात सही ही है। कभी कभी उसका माइंड विवरिंग होने के बाद वो किसी दूसरे की बातों में भी आ जाता है। असहृद, सहृद मीन्स मित्र या ऐसे रिलेटिव्स जो जिसके साथ में वो अटैच हो सकता है, तो वो भी क्या होगा, असहृद, मतलब उनके ऐसे जो पर्सन्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं होगी जो जेन्युइन होंगे, ओके, या तो जेन्युइन पर्सन है वो इजीली वात प्रकृति वाले को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। देन कृतज्ञ, अगर कोई इसके ऊपर परोपकार करता है, यानी कि उसके ऊपर अच्छा फेवर कुछ करता है कि चलो उसने ये श्लोक किसी को सिखा लिया, मतलब अब स्टूडेंट्स की बात करें तो श्लोक सिखा लिया, उसके बाद में वो तुरंत ही अपने आप को उसको उससे दूर कर लेगा और बोलेगा अरे यार सिखा लिया तो क्या बड़ी बात कर ली, हाँ, या बाइक से लिफ्ट दे दिया आपने तो उतरने के बाद बोलेगा हाँ वो जा ही रहा था ना वहाँ से बाइक से, तो उसमें मुझे लिफ्ट दी, उसमें क्या बड़ा कर लिया उसने, तो वो कृतज्ञता दिखाएगा, कृतज्ञता नहीं कृतज्ञता, ओके, वो फेवर को सेम फेवर के तौर पे देने की कोशिश नहीं करेगा, और जो भी जहाँ से भी मिल सकता है अपना फेवर का, या जो उसको लगता है कि ये मेरे काम की चीज़ है, तो वो लेने की कोशिश करेगा, मगर रिटर्न में कुछ देने की सोचेगा भी नहीं, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। देन क्रुश पुरुष मतलब पतला होगा, दमनीतः मतलब यहाँ पे वेंस वगैरह दिखेगी, प्रलापी ज़्यादा बोलेगा, द्रुत गति रतन अनवस्थित आत्मा, द्रुत गति मतलब फास्ट चलेगा, द्रुत मतलब फास्ट, रटन मतलब बोलना, यानी फास्ट चलेगा फास्ट बोलना। देन अनवस्थित आत्मा, तो यहाँ पे आत्मा का मेन लक्षण है आत्मा संतोषेन, ओके, वो याद रखना है हमें।
तो आत्मा संतोषेन यानी कि आत्मा जो है वो संतोष से रिफ्लेक्ट होगी। और यहाँ पे क्या लिखा है, अनवस्थित आत्मा, यानी उसका जो संतोष वाला पार्ट है, सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट है, वो अनवस्थित होगा, प्रॉपर होगा, अनस्टेबल होगा, यानी वो इजीली सेटिस्फाइड नहीं होगा। उसको बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी उसको सेटिस्फेक्शन के लिए, ओके। और उसका सेटिस्फेक्शन भी टेम्पररी होगा, अभी अच्छा लगा, उसको सेटिस्फाई हो गया, उसको तुरंत बाद वो चेंज करके अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। गच्छति संभ्रमे सुप्तः, जब वो सो जाता है तो संभ्रम यानी उसके मतलब सोने के बाद मन के अंदर ऐसे उसके सपने आएंगे कि वो घूम रहा है कहीं पे भी, मतलब वॉकिंग कर रहा है या टहल रहा है, उड़ रहा है, ऐसे चीज़ें जो है उसके माइंड के अंदर दिखेगी सपने में। नेक्स्ट इज अव्यवस्थित मति, मति मतलब बुद्धि, तो अव्यवस्थित होगी, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ही लेकिंग के अंदर होगी, बहुत ही लेक होगा, जल्दी से वो डिसीजन पावर अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शॉपिंग करने गए और अव्यवस्थित मति होगी उसकी बात प्रकृति की, तो वो 10 दुकान घूमेगा, 10 शॉप्स अलग अलग देखेगा अगर कपड़े की देखना है तो, और उसके बाद में वो अल्टीमेटली वही लेगा, यानी कि पहली दुकान में जो चूज़ किया होगा वही वहाँ पे रिटर्न जाएगा और वो चूज़ करेगा, यानी वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको एक्चुअली लेना क्या है, ओके। देन अव्यवस्थित चल दृष्टि, यानी उसकी जो दृष्टि है वो चल रहेगी। मंदरत्न धन संचयम ये सब आ चुका है। किंचिदेव विलपत्य निबद्ध मारुत प्रकृति रेशु। देन वातिकाश्च, यहाँ पे जो मेटाफोर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एनिमल्स वो बहुत यूनिक है, स्पेशली इन सुश्रुत संहिता। दैट इज़ वातिकाश्च अज, अज यानी बकरी। गोमायु, ओके, गोमायु। देन शश, शश मीन्स हैर यानी कि रैबिट। देन उष्ट्र यानी कि ऊंट। शून यानी कि डॉगी। देन गृद यानी कि अपना गीद या वल्चर। काक यानी क्रो। खर यानी गद्दा, इस एट्सेट्रा जो भी है ये सारी चीज़ें उनको हाँ शश, फिर आखू, आखू मीन्स रैट, ओके। गोमायु मीन्स जैकल। तो ये जो एनिमल्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अज, तो उसकी मूवमेंट आप देखो तो कंटिन्यूसली उछलती रहती है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती, उसकी जो जॉ मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, वो चाहे खा रही हो नहीं खा रही हो मगर फिर भी चलता रहेगा। देन गोमायु जैकल, मतलब उसका क्या है, पतली गली से निकल जाना, अपना स्टैंड नहीं लेना, फेस नहीं करना कोई भी तकलीफ हो उसे, और वहाँ से भाग जाना। देन शश, तो वो भी आप देख सकते हो कि हर बार कोने कोने में ही वो घूमेगा, बीच में, और अपने आप को स्ट्रांगली दिखाएगा नहीं। आँखों, वो भी मतलब चूहा जो है वो छोटे छोटे बिल से होके निकलना, फास्ट उसकी मूवमेंट होती है, उसका खाना पीना जो होता है एकदम फास्ट होता है। देन उष्ट्र, परुषता उसके स्किन की वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। शून यानी डॉगी जो है होता है वो एकदम जागरूक होता है, जैसे कि वो सोया हुआ कुछ आवाज़ होती है तो तुरंत ही वो उठ जाता है, यानी जागरूक वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। क्रूद, उसका बॉडी अपीयरेंस आप देखोगे पतला होगा, लार्ज बॉडी है मगर पतली, पैर गला सब पतला है, और बीच की बॉडी जो है वो लार्ज है, यानी अनइवन शेप के अंदर धातु जो होती है अपचित होती है। काक, वो स्वर से रिफ्लेक्ट होगा, ड्राई और एट्सेट्रा। एंड खर, गद्दा जो होता है वो सिर्फ उसको जितना कहा जाए उतना करना है, और उसकी जो मूवमेंट होती है, उसका वॉइस होता है, उसकी स्किन होती है, वो बात प्रकृति के आधार पर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत अनुकत्व, द पॉइंट इज अनुकत्व, ये ध्यान में रखें। अष्टांग संग्रह के अनुसार भी सेम चीज़ें वहाँ पे होगा। अथ स्वदोष गुण अनुरोधाद वात प्रकृति स्तनु वृक्ष स्तब्ध अल्पांग दंत नख रोम नेत्र स्वर शीत बिंदु पिंडिका। देन सशब्द संधिगामी शीघ्र आरंभ क्षोभ ग्रहण विस्मरण, ये सब आ चुका है। चल द्रुति मति गति दृष्टि स्वभावश चर्दनस तेन अनार्यो मात्सर्य जितेंद्रिय, अजितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। प्रिय गंधर्व तिहास रास विलास कल, मतलब ये सारी चीज़ें, हंसना खेलना कूदना। मृगयोद यान यात्रा, मतलब उसको घूमना, यहाँ पे नया है मृगयोद यान यात्रा, मतलब उसको जर्नी करना, ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। स्निग्ध उष्ण मधुर, इसके ऊपर आपको अंडरलाइन करनी चाहिए।
कि स्निग्ध उष्ण मधुर अम्ल लवण अन्नपान आकांक्षा उपशयश्च भवन्ति, यानी उनको इसकी आकांक्षा लाइकिंग्स होती है, तो उनको क्या क्या पसंद होगा वो आप क्वेश्चन आंसर करके पेशेंट से पूछ सकते हो। तो उसको स्निग्ध खाना यानी कि ऑयली खाना उसको ज़्यादा पसंद होगा। सेकेंड, उष्ण गर्म खाना ज़्यादा पसंद होगा। देन अम्ल लवण मधुर अम्ल लवण जो 3 रस है जो वात को शमन करते हैं उसकी लाइकिंग ज़्यादा होगी, मीठा ज़्यादा होगा। स्वीट टूथ जिसे बोलते हैं, खट्टा खाना या सॉल्टी खाना। फिर ये सारी चीज़ें अन्न और पान मतलब सॉलिड फूड और लिक्विड, ये दोनों में मधुर अम्ल लवण का रिफ्लेक्शन दिखेगा उनको लाइकिंग्स के अंदर। ओके, फिर अपीच अल्पवित्त, पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, बल ज़्यादा नहीं होगा, लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, निंद्रा ज़्यादा नहीं होगी। अल्प निद्रा यानी उसकी जो निंद्रा होगी वो ब्रेक होगी और कंटिन्यूअस साउंड स्लीप जो होगी वो नहीं होने वाली। श्याम वाक यानी वो ऑलरेडी आ चुका। निसंतत गात्र, दुर्भगो, अति बहुबुक, ओके, बहुबुक बहुभाषी। भुज, यहाँ पे वी कैन से भुज मतलब हाथ, बहुभुज मतलब लंबे, उसके जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ रहती है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी लंबी होगी। बहुभाषी बहुत ज़्यादा बोलता है। न आस्तिक, नास्तिक, तो वो इजीली मानता नहीं है। आस्तिक होना या ना है कुछ मानना आपको, ओके। और वेदों के अनुसार देखना चाहिए तो जो वेदों के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानता, जो पुनर्जन्म में नहीं मानता, उनको क्या बोला जाता है? नास्तिक बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे जो है नास्तिक उसी सिनेरियो के अंदर देखने जाए तो जो आर्य है, जो आइडियल मैन है, रूल्स एंड रेगुलेशन मानने वाला, उसको आस्तिक बोलते हैं। तो ये इन सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को यानी कि वी कैन से रूल ब्रेकर है वो, ओके। तो उसको रूल में रहना या सही पैटर्न में चलना या सबके साथ चलना, वो हमेशा अपनी तरह से अलग ही कुछ करते हुए पाया जाएगा, ओके। तो उसको बोला जाता है नास्तिक। तन स्फुटित केश रद्र अंद्री किंचित उन्मीशितम दुर्मुख सुप्त श्रेयति क्रथति खादति दंताना। यहाँ पे नहीं उन्होंने क्लियरली दिखा है खादति दंताना, तो सेम एज इट इज़ जो चरक में सुश्रुत में आया था। सुप्त श्रेयति दुर्मुख वो सब ऑलरेडी है। दुर्मुख मतलब फेस कट अच्छा नहीं होगा। शुष्क रुक्ष विषमासु सरित्सु व्योमनी शैल शिखरेशु चयाति। तो उनको जो है जब भी वो सो जाते हैं तो स्वप्न में क्या आएगा? शुष्क रुक्ष विषम आंसू, ड्राई एरियाज़, विषम अनइवन एरियाज़ जो है वो सरित्सु, ओके, मतलब जहाँ पे पानी नहीं हो, सूखा हो, व्योमनी या ऊपर मतलब आकाश में वो घूम रहा हो, शैल शिखरेशु यानी पर्वतों के शिखर पे वो जाके खड़ा हो, ऐसी उनकी जो स्वप्न है वो आएगी। देन लास्ट इज़ अष्टांग हृदय, उसके अंदर क्या बोला गया है? तो उसमें भी ये सब चीज़ें जो चरक और सुश्रुत के अंदर है कंबाइनली सभी चीज़ें बोली हैं। तो प्रायो होता एवं पवनाद्यश्युता मनुष्य दोषात्मका स्फुटित घूषर केश गात्र शीत विष चल धृति स्मृति बुद्धि चेष्टा सौहृद दृष्टिगतयो अति बहुप्रलाप अल्पवित्त बल जीवित निद्रा, मतलब अल्पवित्त अल्पबल अल्प जीवित अल्प निद्रा, सन्नसक्त चल जर्जर वाच नास्तिका बहुभुज मीन्स लॉन्ग हैंड्स, सविलास गीत हास मृगया कलिलोला तो गंधर्व चित्त जो बोला गया है वो। मधुर अम्ल पटु सात्म्य आकांक्षा, मतलब मधुर अम्ल पटु सिनोनिम है लवण रस का, ये ध्यान में रखें। सात्म्य मतलब ये तीनों रस उसके लिए सात्म्य होंगे, और आकांक्षा मतलब लाइकिंग्स होंगी। क्रूश और दीर्घाकृति, यहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको, दीर्घाकृति अष्टांग हृदय के अंदर बोला गया है कि उसकी जो बॉडी फ्रेम होगी वो दीर्घ होगी नहीं, यानी लंबा होगा वो। शब्द याता न दृढ़ा न जितेंद्रिया न च आर्या न च कांतिदायता न बहुप्रजा, यानी प्रोजनी ज़्यादा नहीं होगी। नेत्राणी चैशम खुश खर घुषराणी वृत्तानी अरुणी च मृतोपमानानी, यानी उसके आई बॉल्स होंगे और राउंड होंगे। अरुण मतलब ब्लैकिश रेडिश टाइप ऑफ उसकी आइज़ होंगी। खर घुसर रफ, और अल्टीमेटली घुसर मतलब वी कैन से डस्टी टाइप ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस क्लेरा। और अल्टीमेटली उन्होंने बोला है मृत उपमानानी, यानी जो डेड बॉडी है उसकी आइज़ के साथ में कोरिलेट किया गया है। उन्मिलितानीव भवन्ति सुप्ते, अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट, मृतोपमानानी, देन उन्मिलितनाव्य भवन्ति। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? जैसे शंकर भगवान की अगर आपने आंखें देखी गई है
तो वहाँ पे अगर आप देखते हो कि उन्मीलित आँखें जो रहती है वो थोड़ी सी खुली हुई रहती है। जब भी वो अपना ध्यान करने बैठते हैं तो आप देखते हो कि वहाँ पे आँखें हाफ ओपन होती हैं। तो जब भी वो सो जाते हैं बात प्रकृति पर्सन, वो वहाँ पे दिखेगा थोड़ा सा खुला हुआ। देन शैल द्रुमांस्ते गगनम च यान्ति, शैल यानी पर्वत, द्रुमांस्ते मतलब घूम रहा है, और गगनम यानी आकाश में, आकाश और पर्वतों पे घूमना उसका एक सपनों में दिखा जाता है। अगन्य यानी कृतज्ञ या पापी कह सकते हैं। मत्सरद माता स्तेन प्रबुद्ध पिंडिका, मतलब प्रोद्बद्ध पिंडिका मतलब द काफ मसल इज बीइंग प्रोमिनेंट, काफ मसल जो रहते हैं वो प्रोमिनेंटली दिखते हैं वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी अनुगत्व दिखा गया है। स्व श्रुगाल, स्व मीन्स कुत्ता, श्रुगाल मीन्स जैकल, उष्ट्र मतलब कैमल, गृद्र मीन्स गीद या वल्चर, आखू मतलब रैट, काक, क्रो, ये सारे जो है हमारे मेटाफोर है अकॉर्डिंग टू दी स्टंग हृदय। तो ये बेसिक था हमारा बात प्रकृति के अंदर, जो आपको देखना है, पढ़ना है और बार बार ये सुनना है, क्योंकि जिसकी वजह से आपको क्लियर होगा कि बात प्रकृति का एग्जैक्ट सिनारियो कैसे होगा जब हम पेशेंट के अंदर प्रकृति को देखने जाते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, पेशेंट के अंदर जब भी पेशेंट्स आपको कुछ आंसर देगा वो ज़्यादातर विकृति के देगा, तो आपको बाइफर्केट करना है द सिम्टम्स ऑफ प्रकृति एंड द विकृति। विकृति मीन्स द डिसीज्ड सिम्टम्स। तो ये ध्यान में रखें, कई सारे डिसीज़ में नींद नॉर्मली नहीं आती है, तो ये खास ध्यान में रखें कि अगर उसको नींद नहीं आती है तो इट नॉट नेसेसरी कि बिकॉज ऑफ वात प्रकृति, इट्स हो सकता है वो अपना डिसीज़ की वजह से भी नींद नहीं आ रही हो। तो ये बाइफर्केशन जो है वो ध्यान में रखना है कि हमें प्रकृति को अगर देखना है तो वी हैव टू जस्ट एनालाइज द होल लाइफ ऑफ द पेशेंट, और उसका एवरेज देखना है कि उसको लाइकिंग्स क्या है और उसका रिफ्लेक्शन क्या है जब वो बच्चा होता है, बच्चे से लेकर अभी तक का सिनारियो। क्लियर? तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, और बात प्रकृति हमारा यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पार्ट 4, दैट इज़ पित्त प्रकृति। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी आयुर्वेद आचार्य, और इसको शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाए। थैंक यू सो मच।